नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका दीक्षा एग्जाम्स में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में और बार-बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम इनका रिवीजन कर लेते हैं और ये 50 प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं आप इनमें से कितने सही कर पाते हैं दोस्तों। अगर आपके 10 प्रश्न भी इस वीडियो में गलत होते हैं तो दोस्तों आपको रिवीजन की ज़रूरत है और अपनी जीके को दोबारा से तैयार कीजिए, पक्की बनाइए, क्योंकि इन सवालों को अगर आप गलत कर देते हैं तो ये सिली मिस्टेक कहलाती हैं। तो बने रहिएगा अंत तक, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? दोस्तों ये बार-बार पूछा जाता है सवाल। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? मंदिर आधारित नगर, गोलाकार सड़कें, सुनियोजित जल निकासी प्रणाली या फिर लकड़ी का मकान? तो सही उत्तर होगा उत्तर ऑप्शन सी, सुनियोजित जल निकासी प्रणाली। क्योंकि दोस्तों ये जो जितनी भी नालियाँ थी वो ढकी हुई थी और सुनियोजित थी वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार। और मंदिर उस समय नहीं थे और गोलाकार सड़कें तो बिल्कुल नहीं थी। इस प्रकार की कुछ सड़कें थी ग्रिड प्रणाली में। और लकड़ी के मकान भी नहीं थे दोस्तों, पक्की ईंटों के मकान थे उस समय। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? आप परिचित वाले लगाते हैं, पूरा प्रश्न पढ़िया करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लोहे से परिचित नहीं थे दोस्तों। और तांबे से भी थे, कांसे से भी थे और सोना से भी परिचित थे, लोहे से नहीं थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित थी? बताइए दोस्तों, इनमें से कालीबंगा किस नदी के तट पर थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, घग्गर नदी को। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि घग्गर एक पानी का बर्तन होता है जिसे घघरी भी बोलते हैं। और काली घघरी यानी कि गागर, गागर में सागर सुना होगा तो वो उसी से बना है। तो ये घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। प्राचीन नाम था सरस्वती दोस्तों। और ये कालीबंगा राजस्थान में खोजी गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल से प्राप्त गोदीवाड़ा किसका प्रमाण है? लोथल, दोस्तों लोथल पे क्या होता था? एक गोदीवाड़ा था। गोदीवाड़ा तो बोलते हैं ना बंदरगाह, ठीक है। तो बंदरगाह पे क्या होता है? बिजनेस होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, व्यापार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा। ये समुद्री व्यापार को दर्शाता था लोथल। और लोथल कहाँ पे है दोस्तों? लोथल है गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सबसे अधिक किसका चित्रण मिलता है? घोड़े का, हाथी का, बैल का या गेंडे का? सही उत्तर होगा दोस्तों, सर्वाधिक पूछा गया है सबसे अधिक किसका चित्रण मिलता है, तो सबसे अधिक मिलता है ऑप्शन डी, गेंडे का मिलता है। और वो भी एक सींग वाला गेंडा है जो उसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल की सबसे छोटी सामाजिक इकाई क्या थी? सबसे छोटी सामाजिक इकाई क्या थी? सबसे छोटी इकाई सामाजिक इकाई थी वो थी कुल, जो कि परिवार से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? जो सबसे प्रमुख देवता थे, विष्णु, वरुण, इंद्र, रुद्र, इनमें से कौन थे दोस्तों बताइए? सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र, जो कि वर्षा और युद्ध के देवता थे। देखिए दोस्तों, वर्षा और युद्ध के देवता थे इंद्र। याद कर लीजिएगा इनको, बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। और ये प्रश्न आपको सही लग रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। दीक्षा एग्जाम चैनल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस आधार पर कठोर हुई? यानी कि जो वैदिक काल में थी वर्ण व्यवस्था वो तो कर्म आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में किस आधार पर कठोर हो गई है? तो सही उत्तर होगा ये जन्म के आधार पर कठोर हो गई वर्ण व्यवस्था। ठीक है, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गई उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्र शब्द का संबंध किससे है? सत्र किसे बुलाते थे? सत्र किसे कहा जाता था? कर व्यवस्था को, सभा की बैठक, यज्ञ या युद्ध को? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सभा की बैठक को सत्र कहा जाता था। और अभी भी सत्र कहा जाता है, जैसे संसद में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, ठीक है, और मानसून सत्र। तो उसी प्रकार से जो लंबी बैठक चलती थी उसे सत्र कहा जाता था। दीर्घकालिक सभा को सत्र कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या था? जो उपनिषद थे उनका मुख्य विषय क्या था दोस्तों? उनका मुख्य विषय था दोस्तों ऑप्शन सी, ज्ञान।
उपनिषद ज्ञान दर्शन पर आधारित हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी स्पीड स्लो लग रही हो तो आप इसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा यूट्यूब में जाकर, सेटिंग्स में जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य में कौन शामिल नहीं है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध या कर्मकांड? सही उत्तर होगा कर्मकांड। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य में कर्मकांड शामिल नहीं है दोस्तों। बुद्ध ने कर्मकांड का विरोध किया था। नेक्स्ट है, अष्टांगिक मार्ग में कौन सा अंग शामिल है? सम्यक यज्ञ, सम्यक कर्मांत, सम्यक बल, सम्यक दान? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सम्यक कर्मांत। ये आचरण को दर्शाता है, ये सही आचरण, इसका मतलब है सही आचरण। और अष्टांगिक मार्ग में इस प्रकार के 8 मार्ग हैं दोस्तों, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैतिक आचरण से जुड़ा हुआ है सम्यक कर्मांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? जो जैन धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है दोस्तों? तो जैन धर्म का सर्वोच्च जो लक्ष्य है वो है ऑप्शन बी, मोक्ष। और निर्वाण, निर्वाण है बौद्ध धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य, ठीक है दोस्तों। तो मोक्ष आत्मा की मुक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर को कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? महावीर को कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो महावीर को जो ज्ञान प्राप्त हुआ ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? बताइए, ऋग्वेद में है, अंगुत्तर निकाय में, अर्थशास्त्र में, मनुस्मृति में? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख दिया गया है। और अंगुत्तर निकाय क्या है दोस्तों? ये बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बताइए दोस्तों, जो प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी मगध की? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह, ठीक है। राजगृह प्रारंभिक राजधानी थी और बाद में पाटलिपुत्र हो गई थी, ठीक है। पाटलिपुत्र अब जो अब है उसको पटना बोलते हैं, पाटलिपुत्र था पहले ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो हर्यक वंश था जो, उसका सबसे शक्तिशाली शासक था दोस्तों अजात शत्रु। ऑप्शन बी सही होगा, अजात शत्रु। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, ठीक है। बिंबिसार की हत्या कर दी थी अजात शत्रु ने, क्योंकि अजात शत्रु इसका पुत्र था। और इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है दोस्तों, हर्यक वंश को पितृहंता वंश। अब अजात शत्रु की जो हत्या की थी वो उदयन कर देती, ये इनका पुत्र था, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, अजात शत्रु मगध ने मगध का विस्तार भी किया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंद वंश किस कारण प्रसिद्ध था? जो नंद वंश थे वो किस कारण प्रसिद्ध हुआ था दोस्तों? धार्मिक नीति के कारण, विशाल सेना के कारण, लोकतंत्र, या फिर कला के कारण? तो सही उत्तर होगा दोस्तों, नंद वंश जो प्रसिद्ध था वो विशाल सेना के कारण था, और इनके पास स्थायी सेना थी और बहुत बड़ी सेना थी दोस्तों, ठीक है। इस कारण ये फेमस था, प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिकंदर और पोरस का युद्ध कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, सिकंदर का और पोरस का युद्ध कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, झेलम नदी के किनारे पर हुआ था, और ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, इनमें से मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक आप बता सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और इनका गुरु कौन था, कमेंट में बताया दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का। अच्छा, बिंदुसार थे, जो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, और अशोक बिंदुसार के पुत्र थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? बताइए दोस्तों, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, ठीक है। और ये सेल्यूकस का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए दोस्तों, अशोक का जो धम्म था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नैतिक जीवन, ठीक है। नैतिक जीवन था अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य, धम्म नैतिकता पर आधारित था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा नहीं थी? प्राकृत नहीं थी, ग्रीक नहीं थी, अरमाइक नहीं थी या फिर संस्कृत नहीं थी? तो जो अशोक के शिलालेखों में जो संस्कृत भाषा है दोस्तों वो नहीं थी। बाकी प्राकृत भाषा में भी अशोक के शिलालेख पाए गए हैं, ग्रीक में भी और अरमाइक में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मौर्य प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी कौन था? बताइए दोस्तों। मौर्य जो प्रशासन था उसमें सर्वोच्च अधिकारी था दोस्तों, ऑप्शन सी महामात्य सर्वोच्च अधिकारी होता था उस समय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? जो मौर्य काल में भूमि कर लिया जाता था, ठीक है, उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था दोस्तों भाग। ठीक है, और ये भूमि का 1/6 भाग कर लिया जाता था उस समय। ठीक है, उपज होती थी जो उसका 1/6 भाग ले लिया जाता था। नेक्स्ट है, सुंग वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए दोस्तों, सुंग वंश के संस्थापक कौन थे? सुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र सुंग दोस्तों। पुष्यमित्र सुंग सेनापति थे बृहद्रथ के। बृहद्रथ अंतिम शासक थे मौर्य वंश के। ठीक है, 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर सुंग वंश का की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए उत्तर हो जाएगा, उसने मौर्य वंश समाप्त कर दिया था और ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? जो सातवाहन वंश था उसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सिमुक पहला सातवाहन शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संगम साहित्य किस भाषा में है? जो संगम साहित्य है वो किस भाषा में लिखे थे दोस्तों? बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तमिल भाषा में है ये साहित्य। ठीक है, और दक्षिण भारत का तमिल साहित्य है ये संगम साहित्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संगम काल में राजा को क्या कहा जाता था? जो संगम काल है उसमें राजा को क्या कहा जाता था, कौन सी उपाधि दी गई दोस्तों? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजा को कहा जाता था और ये एक तमिल उपाधि थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो श्रीगुप्त थे वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। इन्होंने गुप्त वंश की नींव रखी थी दोस्तों। दोस्तों आपको हमारे प्रश्न सही लग रहे हों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां हैं वो कहाँ वर्णित है? जो समुद्रगुप्त है उनकी उपलब्धियां किसी में वर्णित है, वो किस में वर्णित है दोस्तों? एरन लेख में, या प्रयाग प्रशस्ति में, जूनागढ़ लेख में, मेहरौली लेख में? बताइए दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, प्रयाग प्रशस्ति। जो प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त की है दोस्तों, और इसको हरिसेन ने रचित किया था, बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? बताइए दोस्तों, जो गुप्त काल है उसको स्वर्ण युग कहा जाता है, किस वजह से कहा जाता है? युद्ध नीति के कारण, राजनीतिक स्थिरता के कारण, कला संस्कृति उत्कर्ष के कारण, या फिर विदेशी विजय के कारण? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कला संस्कृति उत्कर्ष के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। इसमें साहित्य, विज्ञान और कला का विकास हुआ, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो किस काल में प्रसिद्ध हुआ दोस्तों? वो हुआ था ऑप्शन सी, गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ था। और नालंदा की स्थापना किसने की थी दोस्तों? नालंदा की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने, गुप्त शासक था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? बताइए दोस्तों, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गणित और खगोल से संबंधित थे। इन्होंने दोस्तों शून्य व ग्रह गति बताई थी। ठीक है, शून्य इजाद किया और ग्रह गति भी आर्यभट्ट ने बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुप्त काल में भूमि अनुदान मुख्यतः किसे दिया गया? जो गुप्त काल में भूमि दी जाती थी दान में, वो किसे दी जाती थी? किसानों को, व्यापारियों को, ब्राह्मणों को, या फिर सैनिकों को? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ब्राह्मणों को दी जाती थी और ये कर मुक्त भूमि होती थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कामसूत्र के लेखक कौन थे? बताइए दोस्तों, कामसूत्र के लेखक कौन थे?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वात्स्यायन ने काम सूत्र की रचना की थी दोस्तों। और ये सामाजिक ग्रंथ है, काम से रिलेटेड ये ग्रंथ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाषाण भारत कब आया? बताइए दोस्तों, पाषाण भारत कब आया? तो पाषाण भारत आया गुप्त काल में दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था दोस्तों पाषाण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल की प्रमुख मुद्रा किस धातु की थी? बताइए दोस्तों, ये मैं पहले वाले क्वेश्चन पे बता सकता था, पर मुझे पता था प्रश्न आएगा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। जो गुप्त काल में मुद्रा चली थी वो किस धातु की थी और प्रमुख मुद्रा थी वो? सही उत्तर होगा दोस्तों सी, ऑप्शन सी, सोने की मुद्रा थी। और दोस्तों सर्वाधिक सोने की जो मुद्राएं चलाई गई थी वो गुप्त काल में ही चलाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो अजंता की गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? बताइए दोस्तों, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं दोस्तों। एलोरा की गुफाओं में तीनों धर्म मिल जाते हैं, बौद्ध, जैन और शैव, हिंदू धर्म, ठीक है। और अजंता में बौद्ध धर्म की जातक कथाओं के चित्र मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्वेनसांग किस शासक के समय भारत आया? बताइए दोस्तों, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या स्कंदगुप्त, किसके काल में ह्वेनसांग भारत आया? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हर्षवर्धन के काल में आया। याद कर सकते हैं, ह्वेनसांग हर्षवर्धन, ह्वेनसांग हर्षवर्धन, एच एच, ठीक है। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग भारत आया। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? बताइए दोस्तों, हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो दोस्तों हर्षवर्धन की राजधानी, अगर ये पूछे कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, तो आपको कन्नौज लगाना है। पहले हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर, हरियाणा में पड़ता है जो, ठीक है। बाद में कन्नौज हो गई थी। और अगर इस प्रकार से प्रश्न आता है तो आपको कन्नौज ही लगानी है, ठीक है। पहली राजधानी थानेसर थी हरियाणा में, बाद में कन्नौज राजधानी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षचरित के लेखक कौन थे? बताइए दोस्तों, जो हर्षचरित है उसके लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक थे दोस्तों बाण भट्ट। ये हर्ष के दरबारी कवि थे और ये संस्कृत गद्य काव्य है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में श्रेणियां क्या थी? बताइए दोस्तों, प्राचीन भारत में श्रेणी किसे कहा जाता था? तो श्रेणी कहा जाता था व्यापारी संघ को, ठीक है। उत्तर सी सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ये व्यापारी गिल्ड थी। नेक्स्ट है, मनुस्मृति किससे संबंधित है दोस्तों? बताइए, मनुस्मृति किससे संबंधित है? अर्थ से, धर्म से, राजनीति से, युद्ध से? तो मनुस्मृति है दोस्तों, ये धर्म से संबंधित है, ये धर्मशास्त्र ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्राचीन भारत में सर्वाधिक प्रचलित धातु युग कौन सा था? ये प्राचीन भारत की पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सर्वाधिक प्रचलित धातु बतानी है आपको, ताम्र, कांस्य, लौह, स्वर्ण। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लौह है जो प्राचीन भारत में सर्वाधिक प्रचलित धातु थी दोस्तों, ठीक है। देखिए, और इससे कृषि व युद्ध बदले, औजार वगैरह बनाए गए, हथियार बनाए गए लौह से। तो ये प्राचीन भारत में सबसे सर्वाधिक प्रचलित धातु थी लौह। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? जब बौद्ध धर्म में प्रवेश करना होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते थे दोस्तों? उसको कहते थे प्रव्रज्या, ठीक है। प्रव्रज्या कहलाता था प्रवेश प्रक्रिया। इससे क्या है, भिक्षु बनते थे और गांव में जाकर भिक्षा मांगते थे, लेकर आते थे और खाते थे दोस्तों संग में बैठ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमरावती कला शैली किस काल से जुड़ी हुई है? बताइए दोस्तों, जो अमरावती कला शैली है वो किस काल से जुड़ी हुई है? बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, सातवाहन काल से जुड़ी हुई है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, जो स्तूप होते हैं उसमें बौद्ध कला चित्र बने होते हैं, उसकी जो ग्रिल होती है स्तूप के जो चारों ओर होती है उसमें बौद्ध कला बनी हुई होती है अमरावती कला शैली में। नेक्स्ट है, कनिष्क किस धर्म का संरक्षक था? बताइए दोस्तों, कनिष्क किस धर्म का संरक्षक था? तो कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया है कनिष्क ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? बताइए दोस्तों, चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? चौथी हुई थी दोस्तों कुंडलवन, कश्मीर में। कनिष्क के समय हुई थी और ये कश्मीर में हुई थी दोस्तों।
तो नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा, प्राचीन भारत का प्रमुख विश्वविद्यालय केंद्र कौन था? बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा इसमें? तो जो प्राचीन भारत का प्रमुख विश्वविद्यालय केंद्र था वो था तक्षशिला। उत्तर ए सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। तक्षशिला अंतरराष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र बना था दोस्तों। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन दोस्तों। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और आपके इसमें कितने सवाल सही हुए वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दीक्षा एग्जाम चैनल का नाम है और मेरा नाम है आकाश। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपनी तैयारी बरकरार रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।